गुड इवनिंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। आप देख रहे हैं शाम 5 बजे की प्राइम डिबेट। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए बयान पर कांग्रेस की भौहें तन गई हैं। एक कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वंदे मातरम भारत की आजादी का उद्घोष था। यह हर दौर में प्रासंगिक है। 1937 में वंदे मातरम का एक हिस्सा हटा दिया गया, उसके टुकड़े कर दिए गए। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन का बीज बोया। राष्ट्र निर्माण के इस महामंत्र के साथ यह अन्याय क्यों हुआ? वहीं विभाजनकारी सोच आज भी देश के लिए चुनौती बनी हुई है। पीएम मोदी के इस बयान के बाद पूरी कांग्रेस ब्रिगेड उन पर हमलावर है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस कभी वंदे मातरम नहीं गाते, बल्कि अपने संगठन का महिमा मंडन करने वाले गीत गाते हैं। सबसे पहले वंदे मातरम पर पीएम मोदी का बयान सुनिए। 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को, उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान आते ही कांग्रेस की भवें तन गई हैं। कांग्रेस नेताओं ने एक साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। जरा वो भी सुनिए। आप पूरे वंदे मातरम को ध्यान से पढ़ोगे तो वंदे मातरम ये स्पष्ट कर देता है, भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, एक चीती है, एक विचार है, एक संस्कृति है, और वो संस्कृति ही हम सब भारतीयों को बांध कर रखती है, जोड़ कर रखती है। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है, और राष्ट्रगीत ही नहीं बल्कि राष्ट्र का गौरव है। अब अगर कुछ लोगों को राष्ट्रगीत से, वंदे मातरम से उनका ईमान जो है वो खतरे में पड़ जाता है, ईमान टूट जाता है, तो उनसे बड़ा बेईमान कोई नहीं है। सबसे पहले वंदे मातरम को अगर किसी बड़े पटल पर गाया गया था तो कांग्रेस के सेशन में 1896 या 1897 में गाया गया था, और उस समय एक मुस्लिम कांग्रेस का अध्यक्ष था। उसके बाद कांग्रेस के सेशंस में हमेशा गाया गया है। हमने तो कभी नहीं सुना कि संघ के सेशन में या हिंदू महासभा के सेशन में या इनकी पूर्वजों की पार्टियों के सेशन में कभी कोई इस तरीके का गीत गाया जाता हो। ये फैसला काबिना के जरिए नहीं हुआ है। ना एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा का कहीं पे इस फैसले पे दस्तखत है। हमारे काम में दखल नहीं दिया जाना चाहिए। ये हम फैसला करेंगे कि स्कूल में क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बाहर कहीं से इन मामलों में डिक्टेशन नहीं आना चाहिए। तो राष्ट्रगीत को लेकर जिस तरह का सियासी भूचाल मचा हुआ है, लुटियन से लेकर पश्चिम बंगाल तक, पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक, इस सियासत को डिस्कस करने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है। स्वागत कीजिए चंद्रमोहन चौबे जी का, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। चौबे जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। डॉक्टर राम पांडे मेरे साथ हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता है। डॉक्टर राम, वेलकम टू द शो। विश्वजीत घोष मेरे साथ हैं, प्रवक्ता है तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी का पक्ष रखेंगे, और मेरे वरिष्ठ मित्र भी हैं, पत्रकार भी हैं, सुमन कुमार मेरे साथ है। सुमन जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका भी। आज का डिस्कशन बहुत अहम है और एक पत्रकार का होना तो बहुत ही ज़रूरी था। सबसे पहला सवाल मैं डॉक्टर राम पांडे से करूंगा। डॉक्टर राम पांडे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि राष्ट्रगीत की बहुत सारी पंक्तियां, बहुत सारे लिखित उल्लेखों को हटा दिया गया, विभाजन का बीज बोया गया है। 1937 में वंदे मातरम जो गीत है उसके साथ न्याय नहीं हुआ। इतना वक्त लग गया ये बताने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, 37 से 2025 आ गया, अब पता चला अन्याय के बारे में। डॉक्टर राम, देखिए, नरेंद्र मोदी जी हर जगह फेल हो चुके हैं। हर जगह जितने वादे किए थे उनके कोई पूरे नहीं हो पा रहे हैं, और ये तो सभी जानते हैं कि वो झूठ बोलते हैं। तो महंगाई के बारे में बोल नहीं सकते, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, सड़कें उखड़ी पड़ी हुई हैं, आर्थिक स्थिति खराब है, कर्जा लिया जा रहा है। तो जो आपने वादे किए थे उन पर बोलिए ना कि 2 करोड़ रोजगार हर साल दिया कि नहीं दिया, बुलेट ट्रेन चली कि नहीं चली, काला धन आया कि नहीं आया, लेकिन इन पर वो नहीं है। तो ये पुरानी बातें उखाड़ने में लग जाते हैं, और उससे ये होता है कि जैसे आसमान की ओर थूकते हैं तो थूक आपके चेहरे पर गिरता है,
वही तो भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर गिरता है। अब ये वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा करीब 1870 में जी। कांग्रेस को अच्छा लगा कि जी। इसमें भारत, भारतीयता, भारत माँ, भारत के पर्यावरण, इसके बारे में बहुत अच्छा लिखा गया राष्ट्रवाद है, के बारे में हमारे लिखा हुआ है। हाँ। राष्ट्रवाद के बारे में। तो कांग्रेस ने अपना लिया उसको। आरएसएस ने क्यों नहीं अपनाया उसको? भाई कांग्रेस को अच्छा लगा तो कांग्रेस ने अपना लिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में वो गाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने उसको अपनी आवाज दी। वही रविन्द्रनाथ टैगोर जी, हाँ, जिन्होंने महात्मा गांधी जी को महात्मा कहा, और भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है कि महात्मा गांधी को महात्मा क्यों किया। भाई रविन्द्रनाथ टैगोर जी बहुत बड़े थे, नोबेल पुरस्कार विजेता थे, तो उन्होंने ये कांग्रेस के अधिवेशन में ये गीत गाया, राष्ट्रीय गीत गाया। और उस समय मुस्लिम जो थे वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। 1937 में ये कह रहे हैं मोदी जी के अलग किया, तो नाम लीजिए ना, सुभाष चंद्र बोस उस कमेटी में थे, ठीक है, और आप कह रहे हैं अलग किया, तो पूरा गीत नरेंद्र मोदी जी गा के तो बताएं। उनको तो जो 2 स्टैंजा है वो नहीं आते हैं, अमित शाह को तो एक भी नहीं आता है। भारतीय जनता पार्टी के 99% कार्यकर्ता वंदे मातरम नहीं जानते हैं। भोपाल में इनके विधायक हैं रामेश्वर शर्मा, अब उनका वंदे मातरम सुनिए आप। जी, आवाज नहीं आ रही अब तक। हाँ, आवाज नहीं आ रही। हाँ, तो वो वंदे मातरम को सुंदे मातरम कह रहे, और दूसरी से तीसरी शब्द नहीं बोल पा रहे, लाइन तो छोड़िए। ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, ये वहां से भोपाल से। तो ये लोग नौटंकी करते हैं, हर चीज को चुराने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी वोट चोरी कर रहे हैं, तो कभी ये वंदे मातरम गीत चुराने की कोशिश करते हैं, कभी राष्ट्रगान चुराने की कोशिश करते हैं, कभी सुभाष चंद्र बोस जी को चुराने की कोशिश करते हैं। वंदे मातरम गीत को तो सम्मान दिया ना, डॉक्टर आंबेडकर ने सिक्का जारी किया, डाक टिकट जारी किया। पीएम ने अपने भाषण में कहा कि ये सिर्फ राष्ट्रगीत नहीं है, राष्ट्रवाद की भावना से उत्प्रोत है। इसमें माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी का जिक्र है। इसमें हिंदुस्तान के अलग अलग जो रंग रूप हैं उसके बारे में बहुत एक दार्शनिक विधा से लिखा गया है। ये देश को जोड़ने वाला है। तो उन्होंने कोई नेगेटिव बात तो नहीं की। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर कहा कि 37 में इस अहम गीत के कुछ पंक्तियाँ हटा दी गई। मैं बीजेपी प्रवक्ता के पास जाऊँ, डॉक्टर रामाडे, प्लीज स्टे विथ मी। चंद्रमोहन जी, एक बहुत बड़ा गंभीर आरोप मल्लिकार्जुन खड़गे का आज बयान आया जब पीएम मोदी ने कहा कि 37 में इसके साथ विभाजनकारी नीति का शिकार हो गया ये गीत। तो सवाल ये आया है कि भाई आरएसएस वंदे मातरम क्यों नहीं गाती है? संगठन के अंदर वंदे मातरम क्यों नहीं गाया जाता? नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि क्यों नहीं वंदे मातरम से रिप्लेस हो जाती है, या दोनों को एक साथ क्यों नहीं गाया जाता? संगठन के अपने अलग अलग गीत हैं। ये बहुत गंभीर आरोप है कि एक तरफ तो वंदे मातरम की आप उसके पंक्तियों की चोरी होने की बात करते हैं, आप मजम्मत करते हैं 37 में क्या हुआ, लेकिन जो आरोप मल्लिकार्जुन खड़गे लगा रहे हैं, बीजेपी खुद और आरएसएस खुद इस गीत को क्यों नहीं अपनाती है? यह आरोप है कांग्रेस के। चंद्रमोहन जी, नाम इनका जरूर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, राइट, लेकिन अब ये भारतीय राष्ट्रीय, भारत शब्द इनमें नहीं है, भारतीयता इनमें नहीं है। आप बात करते ये सब सिर्फ झूठ और अफवाह और भ्रम फैलाते हैं जी। पहले भी फैलाते थे, आज भी फैलाते हैं। इनको कोई भी जानकारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के छोटे से छोटे सभा की जब शुरुआत होती है तो पहले जो है भारत माता की हम लोग स्तुति करते हैं, और सबसे पहले हम लोग भारत माता वंदे मातरम का गीत गाते हैं। इन लोगों को कोई जानकारी नहीं है। आपके अगर पत्रकार बंधु जाते होंगे तो अपने पत्रकार बंधुओं से पूछिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के छोटे से छोटे सभा की शुरुआत जो है वंदे मातरम गीत से होती है। और ये जो कांग्रेस की जो लोग बैठे हैं कहीं पर भी, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता हो, चाहे नेता हो, ये सब झूठ भ्रम अफवाह फैलाते हैं। ये सब शुरू से इन लोग तो बताते हैं कि आजादी की लड़ाई में हम लोग का हाथ भी नहीं था, जबकि इनको ये नहीं पता कि चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, वो भी जेल गए थे। यहाँ तक कि जो है जो संघ के हमारे संस्थापक हैं, वो पहले राष्ट्रीय कांग्रेस में जो है महाराष्ट्र के महामंत्री थे संगठन में, वो भी जेल गए। हाँ, जो भी कांग्रेस की विचारधारा से थोड़ा अलग इत्तेफाक रखता है, इनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाता है, तब भी
आजादी से पहले भी तो और आरएसएस आजादी के आरएसएस बाद वंदे भी। मातरम कहाँ गाती है चौबे जी? आरएसएस कहाँ वंदे मातरम चलाती अरे है? किसने, चलाती अरे है? आप, मैं कह तो रहा हूं आपसे कि आप अपने पत्रकार बंधुओं से जो हमारे यहाँ कवर करने आते हैं ना हमारे कार्यक्रमों को, हाँ। उनसे पूछिएगा। मैं नागपुर कार्यालय में आपको गया उत्तर हूँ वही चंद्रमोहन दे चौबे देंगे। जी, मैं नागपुर कार्यालय में गया हूँ। जी तो हाँ। जी तो हम लोग वंदे मातरम गाते हैं। हम लोग वंदे मातरम भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यक्रम में गाया जाता है। जी। अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में गाया जाता है। और खैर सुनिए, मुद्दा जो है उस पर चर्चा हो तो ज्यादा सही हो। हाँ, क्या मुद्दा है कांग्रेस चौबे जी? को हमेशा अपने सच से डर लगता है। कांग्रेस अपना आईना नहीं देखना चाहती है। वो तुष्टीकरण की नींव जो है इन लोगों ने रख दिया था। अगर उस समय दुर्गा माता का, सरस्वती माता का, लक्ष्मी माता का वंदन हटाया ना गया होता राइट। तो इसमें दिक्कत क्या थी भाई? सरस्वती माता को हम लोग आज तो भी चंद्रमोहन जी पूजते हैं। कम से कम आप दुर्गा क्लैरिफाई माता कर को दीजिए, यू नवरात्रि जस्ट में क्लैरिफाई इट्स, किसने हटा दी ये लाइनें? जो पीएम मोदी कह रहे थे कि कुछ लाइनों को हटा दी, किसने हटा दी? क्या कांग्रेस ने हटाई ये लाइनें? अरे तो सत्ता में कौन था उस समय? कांग्रेस की सरकार ताकतवर थी। कौन था? इतिहास सुनिए तो, इतिहास किसने लिखा? इतिहास में तो इन लोगों ने महाराजा जो कि शिवाजी महाराज को इन लोगों ने पहाड़ी चूहा, उनको लुटेरा। देखिए इतिहास में पढ़ाया जाता है कि सूरत की लूट, और जबकि मुगल ने लूटा, मुगलों ने लोगों को मारा तो उनकी विजय की गाथा बताई जाती है कि फलाना की विजय। इन्होंने गुरु गोविंद सिंह के बारे में झूठ फैलाया कि वो लुटेरे थे। लिखने वाले तो इनके हाथ में था। इन लोगों ने सबके बारे में, जिसने भी कांग्रेस का विरोध किया अमित जी, उनको इन लोगों ने जो है झूठा, रात में इन लोगों ने कभी हिंदू का गान नहीं है। अब तो नया इतिहास आ गया। अब तो मोहम्मद चौबे जी बिन अब क्या कासिम चिंता आया है? था। अब तो एनसीईआरटी में नए चैप्टर्स आ गए। अब तो अकबर, हुमायूं, इन सबको तो हम आक्रांता और चोर बता रहे हैं। अब तो कोई दिक्कत नहीं। अब तो नई किताब आ गई है। नई किताब में तो अब बच्चे जो हमारे पढ़ रहे हैं 8, 9, 10th में, सब चीज़ें बदल गई हैं। अब हम महान नहीं बताते हैं हुमायूं को, औरंगजेब को हम महान नहीं बता रहे हैं। अब हम बता रहे हैं आक्रांता थे, चोरी किया, कब्जा किया। अब तो दिक्कत नहीं है ना। तो वही बात है ना कि कांग्रेस ने हमेशा झूठ और भ्रम अफवाह फैलाया, राइट, ठीक है, झूठी स्टे विद किताबें मी लिखवाई चंद्रमोहन जी, प्लीज स्टे विद वामपंथियों मी। के साथ मिलकर। ठीक है, पॉइंट टेकन सर। और आज भी ठीक है चंद्रमोहन जी, मैं आपके पास आऊंगा। विश्वजीत घोष मेरे साथ हैं, टीएमसी के प्रवक्ता हैं। घोष बाबू, मुझे एक बात बताइए, वंदे मातरम जैसा एक सर्वकालिक गीत पश्चिम बंगाल की पृष्ठभूमि में लिखा गया, पश्चिम बंगाल की आज़ादी की लड़ाई में बहुत अहम भूमिका रही। पहला वर्जन बंगाली में लिखा गया, उसके बाद अलग अलग भाषाओं में इसको बोलने, पढ़ने, समझने के लिए इसका रूपांतरण, इसका तर्जुमा किया गया। लेकिन आप क्या ममता बनर्जी इसके खिलाफ खड़ी हो गई हैं? जबकि सबसे ज़्यादा अगर वंदे मातरम किसी का है तो वो पश्चिम बंगाल का है, वो बंगालियों का है, वो बंगाली संस्कृति का एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्रूशल हिस्सा है। लेकिन आप ही उसको डिसोन करने में लगे। आपके मुख्यमंत्री झंडा लेके खड़ी हो गई कि नहीं, दिस इज नॉट आर्स, ये हमारा नहीं है, हम इसको, ये थोपा जा रहा है, हमारे यहाँ वंदे मातरम नहीं गाया जाएगा असेंबलीज में और स्कूलों में और पाठशालाओं में। आप ही इसके खिलाफ खड़े हो गए। जबकि जो नैरेटिव निकला, जो इसका बीजारोपण हुआ है, वो पश्चिम बंगाल की संस्कृति और वहीं की पृष्ठभूमि से हुआ। इफ आई एम नॉट रॉन्ग घोष बाबू, आप क्यों विरोध कर रहे हैं? ये तो आपका सबसे ज्यादा है, हमसे भी ज्यादा, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ से ज्यादा ये बंगाल का है। आप क्यों विरोध कर रहे हैं घोष बाबू? में ये पश्चिम बंगाल सरकार इसको गलत कर रहा है। देखिए, वंदे मातरम आपका दीप मंत्र है, वंदे मातरम आपका यूनिटी है, वंदे मातरम आपका स्ट्रेंथ है। अभी जो बीजेपी ने बंगाल में, देखिए बीजेपी भारत का उन्नयन में, देखिए मोदी जी बहुत बात बोलते हैं, नौकरी देंगे, 5 लाख देंगे, 1 करोड़ देंगे, कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम है। अभी ये बीजेपी बंगाल का घोष बाबू, मैं आपको ठीक से सुन नहीं पा रहा हूँ। घोष बाबू, मैं आपको ठीक से सुन नहीं पा रहा हूँ। प्लीज कनेक्ट विद हिम अगेन। घोष बाबू, आई कांट हियर यू सर। मैं सुमन जी के पास जाऊँ। सुमन जी, मुझे एक बात बताइए, जो सवाल मैंने पूछा घोष बाबू से, वही मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ। वंदे मातरम बंगाल से ज्यादा किसी का है क्या, या उससे ज्यादा किसी का हक है क्या वंदे मातरम पर? लेकिन यही लोग डिसोन करने में लगे। ममता बनर्जी बाकायदा इसके लिए अधिसूचना जारी करने वाले, ऐसा लगता है कि पूरा अधिसूचना जारी हो जाएगी कि पश्चिम बंगाल में कहीं किसी स्कूल, पाठशाला या कॉलेज में वंदे मातरम नहीं बोलना है, नहीं गाना है। वो विरोध क्यों कर रही हैं? ये तो सबसे अधिक उन्हीं का है। सुमन कुमार।
सुमन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आवाज आ रही है बीच में? जी सुमन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं सवाल दोबारा पूछूं? जी जी, एक बार फिर से सवाल दोहराइए। सुमन, मैं ये पूछ रहा था आपसे कि पश्चिम बंगाल की जमीन से ये गाना निकला है। बंकिम बाबू ने जब ये लिखा तो वहां पर ये गुनगुनाया जाता रहा, अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत बड़ा एक तरह से एक माउथ सॉन्ग बन गया था। और वहां की राष्ट्रीय नीतियां बनी, वहां पर जो संघर्ष हुआ, जो रेनेसां बोलते हैं, जो पुनर्जागरण पश्चिम बंगाल में आया, उसमें इस गीत का बहुत बड़ा योगदान था। और जितना ये बंगाली संस्कृति का मुझे लगता है किसी का नहीं होगा, लेकिन ममता बनर्जी से डिसोन करने में लगी हुई, उनके नेता, उनके मंत्री, उनके संतरी सब इसके खिलाफ बिगुल बजा रहे हैं। भाई बंगाल में नहीं चलेगा वंदे मातरम, तो कहां चलेगा फिर? सुमन जी। अमित भाई, दुर्भाग्य ये है कि सुभाष चंद्र बोस से लेकर इतिहास को पढ़ें तो सुभाष चंद्र बोस से लेकर जितने हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए, सुमन, अब आपके शायद नेटवर्क में ग्लिच है, आई कांट हियर यू सुमन। वंदे मातरम को उन्होंने, अब कहानी रही है मेरी। हेलो जी, आवाज आ रही है, लेकिन नेटवर्क की वजह से इट्स लिटिल। हाँ, बोलिए सुमन जी, प्लीज गो अहेड। चलिए, विल ट्राई एंड कनेक्ट विथ यू अगेन। सुमन जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही। घोष बाबू का नेटवर्क भी थोड़ा सा ऐसा ही है। सुमन जी, प्लीज दोबारा रिकनेक्ट करते हैं। पीसीआर प्लीज रिकनेक्ट सुमन जी एंड घोष बाबू अगेन। चंद्रमोहन चौबे जी, मुझे एक बात बताइए, इससे पहले कि मैं राम सर के पास जाऊं, ये प्रधानमंत्री ने ये बात छेड़कर ये क्या वंदे मातरम वर्सेस पश्चिम बंगाल करने की कोशिश की है? क्या इसे सियासत समझें? 2026 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। क्या वंदे मातरम का नैरेटिव क्रिएट कर बीजेपी इसे एज अ पॉलिटिकल टूल पश्चिम बंगाल में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है? क्या वो सोच रहे हैं कि वंदे मातरम वाला टूल अब पश्चिम बंगाल में ममता के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए? एम आई राइट और रॉन्ग सर? क्या एक साल पहले से अब, क्योंकि बीजेपी की स्ट्रैटेजी ऐसी रहती है, आप क्रिएट करते हैं, आप उसको नरिश करते हैं, देन यू गो फॉर अ थिंग, ऐसा है क्या चौबे जी? अमित जी सर, क्या इतिहास पर चर्चा करना या जो बातें गलती हुई हैं उस पर चर्चा करना, उसके विषय पर बोलना क्या गलत है क्या? नहीं, बिल्कुल क्या गलत है। अगर हम लोग अनुच्छेद 370 पे चर्चा करते हैं, राइट, या जो है 3 तलाक इन लोगों ने मारे तुष्टिकरण के लिए, उसके मुस्लिमों को खुश करने के लिए 3 तलाक को इन्होंने पलट दिया था, न्यायालय के फैसले को पलट दिया था। वो 80 के दशक में वो घटना घटित हुई थी। तो क्या उस पर चर्चा नहीं हो सकती है? जो हुआ है उस पर चर्चा हो नहीं है। और वंदे मातरम गीत अगर बात हो रही है, 1875 में पहली बार इसको जब गाया गया था, आज 150 इसका जो है हम लोग शताब्दी मना रहे हैं, 185वीं शताब्दी, तो उस गीत पर ही तो चर्चा होगी। राइट, कि उसको कब गाया गया था, किसने गाया था, कहां गाया गया था, और क्यों उसके लाइन को जब हटाया गया हो, तो क्या उसके बारे में चर्चा नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, चर्चा होनी चाहिए। हमारी जो नई पीढ़ी है, जो हमारे नए लोग हैं, उनको पता होना चाहिए कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए इस देश के साथ क्या क्या किया है। उस विषय पे जरूर चर्चा होनी चाहिए। और वो चर्चा चाहे झूठ तो है नहीं, ये सच है कि उसमें सरस्वती माता का वंदन है, दुर्गा माता का वंदन है, उसमें जो है लक्ष्मी माता का वंदन है। लेकिन 1937 के बाद, आप, मैं कह रहा हूं, मैं अगर झूठ बोल रहा हूं तो आप जो है गूगल पे डालिए, गूगल से वो आपको आ जाएगा पुराना वाला स्वरूप। तो उसमें जब हटाया गया था, वो क्यों हटाया गया था? सरस्वती माता से दिक्कत किसको है, दुर्गा माता से दिक्कत किसको है, लक्ष्मी माता के बंधन से दिक्कत किसको है, और किसको खुश करने के लिए और क्यों हटाया गया? अगर ये प्रश्न है तो इस प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। राइट, ट्रू। घोष बाबू, आप मुझे सुन पा रहे हैं? घोष बाबू, देखिए, हम बोल रहे हैं। हाँ, घोष बाबू, आपके पास आ रहा हूं। दफ्तर में कितना साल फैलाया गया, बोलिए, तो बड़ा मसला कहां से गया? घोष बाबू, मेरा सवाल ले लीजिए। घोष बाबू, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, प्लीज टेक माय क्वेश्चन। घोष बाबू, आपको मेरी आवाज आ रही है? घोष बाबू, मुझे सुन पा रहे हैं? मेरा सवाल मैं फिर से ले लेता हूं, मैं फिर सुमन जी के पास जाऊंगा। मैं कह रहा हूं, पश्चिम बंगाल की जमीन से, मिट्टी से, वहां की खुशबू से निकला है वंदे मातरम, आपकी सरकार क्यों विरोध कर रही है इसका?
जरा समझाइए मुझे। बीजेपी को छोड़िए, पहले मेरे सवाल का जवाब देखिए हम लोग का सरकार कभी विरोध नहीं करा। ये लोग बीजेपी पश्चिम बंगाल ये लोग झूठ बात फैला रहा है मीडिया के सामने, कर रहा है। पश्चिम बंगाल में वंदे मातरम बोले, वंदे मातरम यूनिटी है, वंदे मातरम उनकी सवाल है। जब देश पराधीन हो गया, जब ईस्टर्न कंपनी चल गया देश को, उसके बाद ब्रिटिश राज जैसे था, मातरम एक गीत था जो भारतीय जो पश्चिम बंगाल में वंदे मातरम हर स्कूल में हर फर्ज में ऐसे भारतीय जैसे नेशनल एंथम गाया जा रहा है, वैसे नेशनल सन भी गाया जा रहा है। भावना था यहाँ पर मोहन जी है, हम बोल रहे पश्चिम बंगाल में आइए, हज में हर जगह में जाइए, हम लोग विरोध नहीं कर रहे। बीजेपी वाले ने झूठ ना में अंदर ये उन लोग का। मैं आपके पास आता हूं। आज बहुत अहम डिस्कशन है और आपको ये हम नहीं सुन पा रहे हैं, मेरा पैनल भी आपको ठीक से सुन नहीं पा रहा है। राम सर, मैं आपके पास आऊंगा। सुमन कुमार, मैं सवाल यही पूछ रहा था कि ये क्या पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है, इसलिए इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा की और ममता बनर्जी अभी से डिफेंसिव मोड में आ गए कि उनको लग रहा है कि 2026 में वंदे मातरम कुड बी अ बिग इशू फॉर हिम इन विधानसभा, इन असेंबली इलेक्शंस। ऐसा उनको अंदाजा इम्कान हो गया, मुझे लग रहा है। सुमन कुमार, राइट? देखिए अमित भाई एक बात तो समझिए, प्रधानमंत्री ने अगर चर्चा में ला दिया तो कहीं न कहीं वो नैरेटिव्स बनाकर ही छोड़ते। यस। ये कांग्रेस भी समझ रही है, ये हम भी समझ रहे हैं और जनता भी समझ रही है और जो पार्टी है वो तो बहुत अच्छी तरीके से समझती है। इसलिए वंदे मातरम को आने वाले चुनाव में, क्योंकि आप जान रहे हैं तो 2026 में चुनाव है, तो चुनाव से पहले एक प्लेटफॉर्म यही जो शुरुआत कर दी है बीजेपी ने, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही शुरुआत की है, तो एक बड़ा एजेंडा, एक बड़ा मुद्दा जो है वो बाजार में छोड़ दिया गया। अब इस पे बहस करने के लिए अब करते रहिए, कांग्रेस भी करेगी। अभी पांडे जी बता ही रहे थे कि भाई शुरुआत में तो सब कुछ कांग्रेस ने ही किया, आगे आते आते बीजेपी ने उसे अपनाया, संघ ने उसे अपनाया। अभी हम चर्चा सुन रहे थे कि भाई संघ के जितने प्रोग्राम्स होते हैं उसमें ये जरूर वंदे मातरम गाया ही जाता है। उसमें जो बदलाव की चर्चा है अमित भाई, तो वाकई में बदलाव किया गया है, वो आज से नहीं, हम लोग शुरुआत से पढ़ रहे हैं तो शुरुआत से ही बताया गया कि इसमें कई सारे सेंटेंस जो वो हटा दिए गए। आज प्रधानमंत्री उनकी चर्चा जरूर की है और चर्चा इस वक्त इसलिए किया गया कि भाई 150वीं जयंती है, वर्षगांठ है, तो इस मौके पे उन्होंने एक मुद्दा छेड़ा है। पश्चिम बंगाल में हलचल है, कांग्रेस में हलचल है, नैरेटिव से लिए हम आप समझते हैं कि आने वाले वक्त में कम से कम इसी मुद्दे के साथ पश्चिम बंगाल पे जो है या ममता बनर्जी पे या टीएमसी पार्टी पे या कांग्रेस पे, दोनों पे कहीं ना कहीं दबाव बना रहे और यहीं से इसकी शुरुआत हो गई है, जो मुझे लगता है। ठीक है डॉक्टर राम पांडे, मुझे एक बात बताइए, आप मुस्कुरा रहे हैं, मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूं आपसे कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने सारे टूल यूज कर लिए अपने, सारे हथियार, सारे नैरेटिव, सारे टूल, सारी योजनाएं, सारी सेटिंग, सारी फिक्सिंग बीजेपी ने सब कर लिया। मतलब फिक्सिंग इन अ पॉजिटिव सेंस कि बड़े नेताओं को लगा दिया, बड़ा कैंपेन कर दिया। पीएम मोदी वहां गए, विधानसभा इलेक्शन जब लास्ट हुआ तो मैं वहां पे था पश्चिम बंगाल में, पूरी की पूरी बीजेपी की ब्रिगेड वहां पर लगी थी। आपके एमपी के बहुत एक वरिष्ठ नेता भी वहां पर ड्यूटी पे लगाए गए थे, बहुत मेहनत उन्होंने भी की थी और बहुत उन्होंने कोशिश की, लेकिन काम बना नहीं। तो मुझे लग रहा है अब ये क्या नया टूल प्रिपेयर हो रहा है, क्योंकि बीजेपी के कोर में ये है, वो पहले इशू को उठाते हैं, उसको पकाते हैं, उसको हथियार बनाते हैं, टूल बनाते हैं, फिर उसको प्रोजेक्ट कर देते हैं, उसको फिर लॉन्च कर देते हैं। क्या 2026 के लिए टूल प्रिपेयर करना शुरू कर दिया बीजेपी ने, आपको लग रहा है? देखिए, आपने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है कि बीजेपी इस तरह से टूल बनाती है और हजारों करोड़ों रुपया देश का बर्बाद करती है। नहीं, और मैंने नहीं सुमन जी ने भी बहुत सही कहा, सुमन जी ने भी बहुत सही कहा कि प्रधानमंत्री जी यदि किसी बात को छोड़ते हैं, कहते हैं, तो वो नैरेटिव बन जाता है। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि देश का, चाहे वो कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, नेता हो, चाहे वो टीएमसी का हो, राष्ट्रीय जनता दल का हो, सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। और हमसे ज्यादा आरएसएस और बीजेपी के लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं। वो बात अलग है कि आरएसएस और बीजेपी के लोग नरेंद्र मोदी जी के झूठ पर ही उनको नरेंद्र मोदी जी अफवाह फैलाते हैं, भ्रम फैलाते हैं। ठीक है, एक नहीं सैकड़ों एग्जाम्पल है कि 2014 में जब
प्रधानमंत्री बने थे तो नारा दिया था 100 दिन में सब कुछ कर देंगे, फिर बोला 2015 में कर देंगे, फिर 2018 में कर देंगे, 2022 तो डेडलाइन डाल दी थी कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2022 में हो जाएगी। बंगाल वाला एंगल बताइए ना, बंगाल वाला समझाइए ना, ये कैसे बड़ा इशू बनेगा, ये वाला बंगाल वाला एंगल समझाइए। हाँ। जी जी, देखिए बंगाल का इशू भारतीय जनता पार्टी बना रही है, ठीक है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को भेज देती है, दंगे करवाती है, दोनों साइड से इन्हीं के लोग होते हैं, ठीक है। तो ये भारतीय जनता पार्टी वहां ऐसे नेताओं की ड्यूटी लगाती है जो देश को बांटने का काम करे। तो अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी वहां सफल नहीं हुई है, विधायकों को खरीदती है। शुभेंदु अधिकारी जिस पर बहुत बड़े घोटाले के आरोप थे, और एक और वो राय के ऊपर, मुकुल रॉय के ऊपर बहुत बड़े घोटाले के आरोप थे, तो उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपने उसमें मिला लिया। तो भारतीय जनता पार्टी देश को बेचने, बर्बाद करने, तोड़ने के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकती है। अब राष्ट्रीय गीत की बात चल रही है, तो ये जो वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत था, ये आजादी के जो लोग थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, ये इसको सबसे ज्यादा बोलते थे और अंग्रेज उससे डरते थे। जब भी कोई आंदोलन होता था तो वंदे मातरम बोला जाता था। भगत सिंह बोलते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू बोलते थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल बोलते थे, सुभाष चंद्र बोलते थे, मदन मोहन मालवीय बोलते थे, सब बोलते थे। लेकिन हेडगेवार वंदे मातरम नहीं बोलते थे, गोलवलकर वंदे मातरम नहीं बोलते थे, सावरकर वंदे मातरम नहीं बोलते थे। हेडगेवार कांग्रेस में थे, तब शायद वो जेल में गए थे। जैसे ही आरएसएस उन्होंने ज्वाइन की, अंग्रेजों के साथ हो गए, अंग्रेजों की दलाली की, अंग्रेजों से ये लोग पेंशन लेने लगे। अब आप बताइए, कितनी हास्यास्पद बात है कि राष्ट्रीय गीत कांग्रेस नहीं गाती है। अरे कांग्रेस ने राष्ट्रीय गीत बनाया है, कांग्रेस से पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, संविधान सभा से वो राष्ट्रीय गीत पास हुआ। कह रहे हैं कि भाई बनाना चाह रहे हैं, तो आप तो जितने भी हमारे पुराने महापुरुष हैं, आपने तिरंगे झंडे का अपमान किया, आरएसएस कार्यालय पे तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया। जब अभी कुछ साल पहले कुछ जवान लड़के अब तो फहरा रहे हैं, अब तो आरएसएस कार्यालय तो राष्ट्रीय ध्वज, उन्होंने वहां झंडा फहराया, अब तो राष्ट्रीय ध्वज आरएसएस कार्यालय पे लहराता है। डॉक्टर राम, अब तो राष्ट्रीय ध्वज आपके यहाँ मध्य प्रदेश इंदौर में भी, अब तो मैंने वहां भी देखा, इंदौर एमपी में भी अब राष्ट्रीय ध्वज है, कानपुर में भी है, दिल्ली वाले दफ्तर में भी है, नागपुर में भी है, ठीक है। अब चंद्रमोहन चौबे जी, आप प्लीज निराश मत हो। चंद्रमोहन चौबे, इट्स योर टर्न, ओवर टू यू। जो आरोप कांग्रेस लगा रही है कि पीएम मोदी झूठ बोलते हैं, वो कह रहे हैं कि वो दंगे कराना, लड़ाइयाँ करवाना, हिंसा करवाना पश्चिम बंगाल में ये बीजेपी करवाती है, उन्होंने टीएमसी को क्लीन चिट दे दी है। लेकिन रिपोर्ट्स ये कहते हैं, मेरी रिपोर्टिंग ये कहती है कि टीएमसी ज़्यादा है, बीजेपी थोड़ी कम है, जो ग्राउंड पे मैंने देखा है। चंद्रमोहन चौबे, प्लीज गो अहेड। अमित जी, मैंने जैसे शुरू में ही कहा कि कांग्रेस के नेता हो, चाहे इनके शीर्ष नेता हो, चाहे इनके छोटे नेता, सभी लोग झूठ, भ्रम और अफवाह की राजनीति कर रहे हैं। वो जनता से कट चुके हैं, वो जनगण के मन से कट चुके हैं। ये देश विरोधी बातें करते हैं, ये विदेशों में जाकर भारत के खिलाफ बोलते हैं। देखिए, ये प्रधानमंत्री जी का विरोध करते करते, भाजपा का विरोध करते करते कांग्रेस के लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अब वो भारत का विरोध करने लगे। कभी यहाँ के जो है न्यायपालिका पर आरोप लगाते हैं, कभी वो यहाँ के जो है चुनाव आयोग पर दोष लगाते हैं, कभी यहाँ के कई संवैधानिक जो भी आयोग हैं उन पर लगाते हैं। और सुनिए, ये जाते हैं विदेशों में कहते हैं कि लोकतंत्र खत्म हो गया है। ये इतने निकम्मे हो गए हैं, ये इतने नकारे हो गए हैं कि अब विदेशी लोगों से कहते हैं, विदेशियों से कहते हैं कि आप हमारे यहाँ आइए, हमारे भारत में आकर लोकतंत्र बचाइए। अरे लोकतंत्र भारत की जनता बचाएगी, यहाँ के मतदाता बचाएंगे, कोई विदेशी आकर यहाँ का लोकतंत्र नहीं बचाएगा। और जितना ये नकारापन करेंगे उतना ही हारेंगे, सही मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। अभी भी आप देखिए, बिहार में चुनाव चल रहे हैं, राहुल गांधी झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ हाइड्रोजन बम फोड़ते हैं, और उसी बम जिसके नाम पर ये हाइड्रोजन बम फोड़ते हैं, वही लोग आकर जिनका नाम लेके बताते हैं कि इनका नाम नहीं है, वही लोग आकर बताते हैं कि हमारा नाम है, हमारे परिवार का नाम है, और जो भी वोटर लिस्ट है वो सही है। चाहे बिहार में जिनका इन्होंने नाम लिया होगा, इनके शीर्ष नेता ने, वो सब आकर बोली। और कल अभी हरियाणा में जिसके नाम पर ये बोल रहे थे, वो पूरा परिवार आकर उसने सच और इनको झूठा साबित किया।
तो ये जनता भी अब तो जनता इनके झूठ को नकारने के लिए सामने आ रही है। जी, मथुरा के भगवान पूर्व इनको प्रधान का भी सद्बुद्धि दे। बयान आया, उन्होंने भी कहा कि भाई हम तो वहां कभी गए नहीं जी हरियाणा जी में। जी 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 अमित जी, और सुनिए, रही बात, इतनी देर में कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक बार भी जो हिस्सा वंदे मातरम गीत से हटाया गया है उसके बारे में एक लफ्ज इन्होंने बोला। तमाम इन्होंने इधर से उधर, उधर से उधर, भाजपा झूठी है, सरकार झूठी है, वादा खिलाफी है, फर्जी फर्जी झूठ भ्रम फैला दिए। लेकिन जिस मुद्दे पर डिबेट हो रहा है, जिस विषय पर डिबेट हो रहा है, जो लाइन हटाया गया है, उसको ये स्वीकार नहीं कर रहे कि वो हटाया भी गया है। ये देखिए देश का दुर्भाग्य, ये देखिए ये सच को नकारते हैं, सच को भी ये लोग किस प्रकार से पर्दा डालने का कोशिश करते हैं। लेकिन सुनिए, अब देश की जनता जनार्दन जागरूक हो गई है। अब वो हर उस इतिहास के को खंगाल रही है, उस इतिहास को जानने की कोशिश कर रही है जिसको कांग्रेस ने और वामपंथियों ने दोनों ने मिलकर दबा दिया था। दोनों ने मिलकर इतिहास में झूठे झूठे लिखे थे, हमारे सच को छिपाया था। अब देश की जनता जागरूक हो चुकी है। राहुल गांधी जी और कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय, यदि आपको चुनाव जीतना है तो एक मूल मंत्र है, और वो मूल मंत्र जानते क्या है कि आप भारत के जनगण की बात को समझिए, उनके मन की बात समझिए, उनकी भावनाओं की बात समझिए, उनके जो संस्कृति है, जो उनका भाव है, जो उन लोग हिंदू धर्म है, ये हिंदू धर्म को गाली देते हैं, सनातन को डेंगू बोलते हैं, मलेरिया बोलते हैं, उनका सबूत मांगते हैं, रामचरितमानस को ये सब जलाते हैं इनके गठबंधन के लोग, और ये उनके साथ खड़े होते हैं और फिर ये अपेक्षा करते हैं कि देश की जनता, देश का जनगण इनके साथ खड़ा हो। ये कैसे होगा? ठीक है। अब घोष बाबू, हम वेरी सॉरी, 2 बार मैंने कोशिश की लेकिन आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही। इस बार मैं सोचता हूँ कि शायद आप, उम्मीद है कि आपकी आवाज़ आएगी। घोष बाबू, मेरा सवाल फिर से वही है कि आपका अपना गीत है, इसका विरोध आपकी सरकार क्यों कर रही है और इतने बड़े पैमाने पर क्यों कर रही है? क्या इस गीत में इतनी शक्ति है कि ममता बनर्जी की सत्ता जा सकती है? क्या ये गीत इतना ताकतवर है कि पश्चिम बंगाल की जनता का मन बदल सकता है? क्या ये गीत इतना ताकतवर है कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम का जो नैरेटिव है वो पश्चिम बंगाल में सेट हो सकता है क्या? विश्वजीत घोष, देखिए, हम पहले ही बोले कि पश्चिम बंगाल का बीजेपी सारा भारत में झूठ फैला रहा है। अच्छा, पश्चिम बंगाल में भारत का संविधान का तरह जैसे जब रहता है, भारत में पश्चिम चलाता है, पश्चिम बंगाल में बीजेपी खुलेआम प्रोग्राम करता है, झूठता है। पश्चिम बंगाल में झूठ फैला के दंगा करवाता है बीजेपी। पश्चिम बंगाल में हर काम में बीजेपी झूठ फैला के सारा भारत में नहीं तो वंदे मातरम, आप वंदे मातरम गाएंगे ना? भारत का 20 मंत्र है, वंदे मातरम गाएंगे ना? भारत का इमेज है, वंदे मातरम भारत का स्टैंड है। अब वंदे मातरम बंगाल का हर स्कूल में और कॉलेज में पढ़ाया जाता है। जब 26 जनवरी आता है, जब आपका होने जाता है, उसमें पश्चिम बंगाल के हर जगह पर वंदे मातरम और जनगण मन अधिनायक को गाया जाता है। बीजेपी नरेंद्र मोदी जब आया था 2014 में, इतना बात हुआ था, इतना हुआ था, सब झूठ। नौकरी दिया आदमी को, किसी को आपका 15 लाख रुपया अकाउंट में। घोष बाबू सुनिए, ऐसे बंगाल में हर बीजेपी नेता झूठ फिर झूठी बोल जाता है। सुमन कुमार जी के पास जा रहा हूं। ठीक है घोष बाबू, पॉइंट टेकन। तो दोनों देखिए, आप पकड़ेगा हर कोई बीवी वाले खड़ी झूठ। पश्चिम बंगाल का जैसों में के लिए 2021 में जब बीजेपी हार गया पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल का आवाज ₹2 रुपया। ठीक है घोष बाबू, ठीक है घोष बाबू, ठीक है, समझ गया सर। पश्चिम बंगाल का पानी आदमी खाता है, उसका ही पैसा कहने से रोक दिया। पश्चिम बंगाल का बिजली पावर में घोष बाबू अंडरस्टूड योर पॉइंट, आई अंडरस्टूड योर पॉइंट। पश्चिम बंगाल में तहकीकात किया, कुछ भी नहीं मिला, फिर भी हमने कहा जो ये विडंबना है। घोष बाबू, ठीक है, घोष बाबू अलाउ मी टू स्पीक। घोष बाबू प्लीज अलाउ मी टू स्पीक। घोष बाबू
ये देखिए विडंबना है सुमन कुमार कि टीएमसी दंगों में शामिल नहीं है, टीएमसी अपराध में शामिल नहीं है, पश्चिम बंगाल में बिल्कुल शांति है, चुनाव में जो अपराध हो रहे हैं वो बीजेपी करवा रही है, वहां पर चिटफंड कंपनियां जो चल रही हैं सब बीजेपी के मठाधीशों की है, वहां पर मकान बनाने के लिए, सीमेंट खरीदने के लिए आपको टीएमसी के गुंडों नेताओं को पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन वो टीएमसी के लोग नहीं, वो बीजेपी के लोग हैं, वो कैमोफ्लेज है, वो बीजेपी के जो एजेंट्स हैं वो टीएमसी का चोगा ओढ़ के वहां पर सब चीजें कर रहे हैं। टीएमसी बिल्कुल पाक साफ है। घोष बाबू ठीक है, मुझे सुमन जी के पास जाना है। घोष बाबू आई अंडरस्टूड। सुमन कुमार मुझे ये बताइए क्या जैसे डॉक्टर राम ने एक पॉइंट रखा, ठीक है, अच्छा घोष बाबू मैं आऊंगा आपके पास। घोष बाबू आपकी आवाज क्लियर नहीं है, मैं आऊंगा, हम समझ नहीं पा रहे आपकी बात, बट मोटा मोटा जो मैं समझ पाया हूं, आई हैव अंडरस्टूड योर पॉइंट। सुमन कुमार जी मुझे एक बात बताइए, जैसे कि डॉक्टर राम भी कह रहे हैं, हाँ प्लीज कंटिन्यू सुमन कुमार, प्लीज कंटिन्यू। अमित भाई, हाँ एक जो आपका जो बहुत ही सटीक पॉइंट जो मेरी समझ में आई, राइट, हाँ, और जो वाकई में वहां बीजेपी के लिए वरदान साबित हो सकता है, राइट, वो ये नैरेटिव्स है। क्योंकि जितने हथियार, खासकर देखें बीइंग जर्नलिस्ट, पत्रकार होने के नाते ये तो मैं वाकई कह सकता हूं कि बीजेपी ने सारे हथियार वहां चले हैं। हाँ, वहां गड़बड़ियां हैं, इसमें कोई शक की बात है ही नहीं। राइट। वहां बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही है जो वाकई में देश के किसी और हिस्से में नहीं हो रहा है। राइट, लेकिन इस सब के बावजूद बीजेपी वहां कामयाब नहीं हो रही है। तो ऐसे में वंदे मातरम का ये शब्द, या वंदे मातरम का वो शब्द जिसे हटाने की बात आज प्रधानमंत्री साहब ने की है, तो ये वाकई में उनके ही लोगों के बीच ये एक संवाद छेड़ने की कोशिश, नैरेटिव्स बनाने की कोशिश जो है, इसकी शुरुआत हुई है। और ये एक वाकई में ये ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है अगर वहां के जनता के मन में कोई भ्रम पैदा हो तो। वैसे घोष साहब कह रहे हैं कि भैया हर स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, हर स्कूल में सबसे पहले इसकी शुरुआत हो रही है। मैंने वंदे मातरम, जनगण मन के साथ जो है वंदे मातरम भी अनिवार्य है। अगर ऐसा कुछ है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल की ही देन ये पूरे भारत देश को है। सुमन एक सवाल मेरा ये भी था, सुमन एक सवाल, मैं एज ए एनालिटिक्स, आप चूंकि एनालिसिस करते हैं इलेक्शंस की, मैं एक बात समझना चाह रहा हूँ, ये जो 4-5 लाइनें हटाने की बात है, क्या ये मुस्लिम अपीजमेंट की ओर इशारा कर रहे हैं? क्योंकि उसमें माँ दुर्गा का नाम है, माँ लक्ष्मी का नाम है, उसमें बाबा भोलेनाथ का नाम है, अभी देवताओं के सारे नाम हैं। तो ये जो पैरा हटने की बात, मैं डॉक्टर राम पांडे से भी समझूंगा ये नैरेटिव। तो सुमन, जो ये 4-5 लाइनें हटने की बात हो रही है, क्या ये मुस्लिम अपीजमेंट की तरफ है? क्या बीजेपी इस नैरेटिव के जरिए क्या हिंदू वर्सेस मुस्लिम पश्चिम बंगाल में करना चाहती है? क्योंकि तभी मुमकिन है कि बीजेपी सत्ता में आए, तब जब यूपी की तरह पूरा वोट पोलराइजेशन हो कि भाई हिंदू वर्सेस मुस्लिम वोटिंग हुई है, और तभी योगी आदित्यनाथ की सरकार भी यूपी में बनी है, चाहे मुद्दा कोई भी रहो बीजेपी का। तो क्या यही सेम फॉर्मूला बीजेपी वहां पर अप्लाई करने की कोशिश कर रही है? भाई सिंह की जो इंपॉर्टेंट लाइनें थी वो 37 में हटा दी गई, कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं पश्चिम बंगाल की सरकार पर। अमित भाई बिल्कुल सही आपने पकड़ा है, और वाकई में हकीकत यही है, वाकई में हकीकत यही है, और ये राम भाई भी एक्सेप्ट करेंगे। देखिए, देन जो है कांग्रेस की देन है, वंदे मातरम हो चाहे जनगण हो, लेकिन उसमें से जो सेंटेंस हटाए गए हैं वो एक बड़ी हकीकत है। वो आज से नहीं, सालों से हम लोग सुनते चले आ रहे हैं, और वाकई में मुस्लिम वोटर्स की तुष्टिकरण की वजह से ही सारी चीजें हुई है, और उसे एक्सेप्ट करने में काफी दिक्कतें आई बाद में, और उसे कहीं न कहीं पीछे कर दिया गया, धकेला गया। लेकिन अभी इस वक्त जो माहौल है उसमें तो वाकई में ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपने उत्तर प्रदेश की चर्चा की है, बिहार को छोड़ दीजिए, क्योंकि बिहार में बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती है जहां सिर्फ नैरेटिव्स नहीं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहां जातिगत समीकरण आके उस पर भारी पड़ जाता है। लेकिन वहां जहां पश्चिम बंगाल की हम बात करते हैं, तो पश्चिम बंगाल में भी वही हो रहा है जो बिहार में होता रहा है। इसलिए यहां उत्तर प्रदेश वाली जब तक बातें, यानी हिंदू मुसलमान पोलराइजेशन जब तक नहीं होगा, तब तक बीजेपी वहां सरकार नहीं बना सकती है। और वहां जो चीजें चल रही वो बिल्कुल बड़ी हकीकत है कि नहीं अमित भाई? I do accept the fact, सुमन कुमार जी, I do accept the fact you're telling, है ना, एक वंदे मातरम भैया सिर्फ मुसलमानों के, सुमन मुझे लगता है इट्स अ मास, मतलब इट्स अ मास पेनिट्रेशन टूल है कि अगर ये दिमाग में घुस गया। मैं आऊंगा चौबे जी आपके पास, क्लोजिंग आपसे मैं करूंगा, मेरे पास सिर्फ 4 मिनट बचा हुआ है। डॉक्टर राम पांडे मुझे एक बात बताइए,
यूपी का नैरेटिव आप समझ रहे हैं, वहां पर सरकार कैसे बनती है, यूपी में चुनाव कैसे होते हैं, दुनिया जानती है। एमपी में भी अब कमोबेश चुनाव वैसे ही हो रहे हैं जैसे यूपी का फॉर्मेट था। मध्य प्रदेश में भी वही खेल हुआ है, छत्तीसगढ़ में भी वही खेल हुआ है, और बीजेपी कोशिश यही करती है। ये उनका देखिए कोर है, ये उनकी सबसे बड़ी मजबूती है। सनातन हिंदू वर्सेस मुस्लिम उनका इतना बड़ा कोर फैक्टर है कि वो सारे समीकरणों को तोड़ता है। क्योंकि क्या है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो गया तो दलित भी आपके हो गए, ओबीसी भी आपके हो गए, एसटी एससी भी आपके हो गए। फिर जब हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो जाता है तो फिर आप एससी एसटी ओबीसी की राजनीति में नहीं पड़ते। इट्स 50-50 कि भाई मुस्लिम वोट एक तरफ, हिंदू वोट एक तरफ। क्या यही एक जरिया है पश्चिम बंगाल में बीजेपी को सत्ता में लाने का, या आपको लगता है कि ममता बनर्जी के पास इसका भी तोड़ है? डॉक्टर राम पांडे, देखिए, मेन काम है विपक्ष का ज्ञानेश कुमार को कंट्रोल करना, ज्ञानेश गुप्ता को। इतना सब करने के बाद भी बीजेपी कुछ नहीं कर पा रही है। लेकिन नया नैरेटिव है डॉक्टर राम का। मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब नहीं आया, अब ये ज्ञानेश कुमार, ज्ञानेश गुप्ता है ना, ज्ञानेश गुप्ता जैसे लोग जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के मुख्य न्यायाधीश उनको बनाने वाले पैनल में नहीं होंगे, तो ज्ञानेश गुप्ता और उनके साथ में जो 2 लोग और हैं, 2 डिप्टीज हैं उनके, तब तक वो ये कांड करते रहेंगे। देखिए, राष्ट्रीय गीत पर बात चल रही है। कांग्रेस पार्टी ने 2 स्टैंजा सिलेक्ट किए, भारतीय जनता पार्टी ने 6 स्टैंजा सिलेक्ट किए। 2 स्टैंजा में भारत माता को प्रणाम करते हैं, भारत माँ को प्रणाम करते हैं, वंदे मातरम मतलब मातृभूमि को प्रणाम करते हैं। तो ये बात तो मुस्लिम लोग नहीं मानते हैं, लेकिन राष्ट्रीय गीत में है ना। और जब भारत माँ को प्रणाम करते हैं तो दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती सब आ गए जब हम भारत माँ को प्रणाम कर रहे हैं। फिर मैं आपके चैनल पर बोल रहा हूँ, 2 स्टैंजा कांग्रेस पार्टी ने रखे जो आज राष्ट्रीय गीत है, वो दोनों स्टैंजा मैं गाकर सुनाता हूं। ये 6 स्टैंजा का समर्थन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता 6 स्टैंजा गाकर सुना दें। भारतीय जनता पार्टी से आप 6 स्टैंजा सुनवा लीजिए, मैं इनकी बात से पूरा समर्थित हो जाऊंगा, और उसके बाद मैं दोनों गाऊंगा और दोनों आपकी तरफ देखेंगे, नीचे नहीं देखेंगे कि पढ़कर सुनाया जा रहा है। इनसे सुनवाइए वो 6 स्टैंजा क्या है। देखिए, आज देश की जो जनता है वो 2 स्टैंजा भी 90% लोग पढ़कर बोलते हैं, हो सकता है 90 से भी ज्यादा हो, क्योंकि वो संस्कृत में है। तो वो 2 स्टैंजा भी पूरी तरह से लोगों को कंठस्थ नहीं है। 1% लोग हैं जो उसको सही तरीके से बोले, लेकिन ये इतनी वकालत कर रहे हैं। तो मैं इनको चैलेंज कर रहा हूं कि ये जो पूरा वंदे मातरम है वो उसको ये गाकर बताएं। नहीं गा पाएंगे, ना आपके चैनल पर चैनल करेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था कि रुपए की कीमत गिरती है तो प्रधानमंत्री की गरिमा 0 हो जाती है। तो आज प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस की गरिमा 0 हो चुकी है, इनके झूठ, अफवाह, भ्रम फैलाने के कारण। और ये सारे कांड देश को बर्बाद करने के लिए कर रहे हैं और कर चुके हैं। इसलिए ये पुराने मुद्दे उखाड़ते हैं। अब ये कहते हैं कि भाई शिवाजी के भारतीय जनता पार्टी में थे क्या? उन्होंने कब ज्वाइन की? विवेकानंद जी ने कब आरएसएस ज्वाइन की? कब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की? भाई महापुरुष तो सबके हैं, आप क्यों उनकी चोरी कर रहे हो? कब विवेकानंद जी आरएसएस में गए थे, कब उसमें गए थे भारतीय जनता पार्टी में, और कब औरंगजेब और अकबर कांग्रेस के कार्यक्रम में गए थे? भाई उस समय के जो इतिहासकार थे वो भारतीय जनता पार्टी की तरह झूठे नहीं थे। 70 साल पहले लोग सच बोलते थे, सच लिखते थे। ये तो 2014 के बाद से जो झूठ की रामायण चली है, जब अक्षय कुमार और अशोक पंडित इंटरव्यू लेने लगे हैं प्रधानमंत्री जी के कि हम काट कर खाते हो, चूस कर खाते हो, तब से ये नैरेटिव चला है। ठीक है डॉक्टर अंबानी, ज्यादा वक्त नहीं है, मैं जवाब ले लेता हूं। को आजादी मिली, अब ये कह रहे हैं कि 2047 में हम कर देंगे। मतलब कभी कहते हैं कि 100 साल हो जाएंगे आजादी को 2047 में, कभी कहते हैं 2014 में देश को आजादी मिली। तो इनका जो नाटक है, ड्रामा, तो वो कहेंगे मैंने उनको मौका नहीं दिया बोलने का। चंद्रमोहन चौबे, इसलिए ये अयोध्या में भी ठीक है, पॉइंट टेकन डॉक्टर राम पांडे, सारी नौटंकी करने के कारण ये अयोध्या में राम पांडे जी, पॉइंट टेकन। अलाउ बीजेपी स्पोक्सपर्सन आल्सो टू स्पीक सर। हाँ, चंद्रमोहन चौबे जी, आपका टर्न है सर, प्लीज जी, वंदे मातरम सुना दीजिए चौबे साहब। जी अमित जी सर, भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी हमारे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा कि शिवाजी हमारे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा कि गुरु गोविंद सिंह हमारे हैं। गुरु गोविंद सिंह चाहे शिवाजी हो, चाहे प्रभु श्री रामचंद्र जी हो, सबके हैं। भारतवासी जो भी भारत में निवास करते हैं या जो भी हिंदू धर्म के प्रति आस्था रखते हैं, वो सबके हैं। लेकिन जब प्रभु श्री रामचंद्र जी का रामचरितमानस जलाया जाता है और जब हिंदू धर्म को इनके कांग्रेस के मल्लिकार्जुन के पुत्र, कर्नाटक के मंत्री
प्रियांक खरगे कहते हैं कि हिंदू धर्म मलेरिया और डेंगू है, तब हम उसका विरोध करते हैं। और यदि हम उसका विरोध करते हैं तो आप ये कहोगे कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम कराती है। कभी भी हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से कभी भी कोई बयान नहीं आया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ के नेता का या किसी का बयान तब आता है जब ये सब हिंदू धर्म को अपमानित करते हैं, ये श्री रामचंद्र जी का सबूत मांगते हैं। न्यायालय में इनके राजीव घोष, इनके कपिल सिब्बल जाकर कहते हैं कि राम मंदिर मत बनने दीजिए, इसका निर्णय मत आने दीजिए, इससे भाजपा को फायदा होगा। ये भारतीय जनता पार्टी बोलती है क्या? ये तो आपके नेता ही क्यों नहीं भाई? ये सच नहीं है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म जो है भारतवर्ष के अयोध्या जी की नगरी में हुआ था जी। ये कौन नहीं जानता? और बाबर का जन्म अफगानिस्तान में हुआ था, ये कौन नहीं जानता? राइट। तो हम बात अपने श्री रामचंद्र की जिसका जन्म भारतवर्ष में हुआ है, हम उसके पक्ष में खड़े होंगे या विदेशी जो आक्रांता था, जिसने यहाँ आकर लूटा, हिंदुओं को मारा, हिंदू धर्म के प्रतीक चिन्हों को, मंदिरों को, देवी देवताओं की मूर्ति को तोड़ा, हम उसके साथ खड़े होंगे। ठीक है चौबे जी, एक क्लोजिंग कमेंट लेना है मुझे। सुमन कुमार, डॉक्टर राम, आई डोंट हैव टाइम, 60 सेकंड मेरे पास बचे में। सुमन कुमार प्लीज क्लोजिंग कमेंट सर, 60 सेकंड सर, 60 सेकंड्स टू यू सर, क्लोजिंग। देखिए भाई, चाहे जो भी लड़ते रहे, बीजेपी लड़े, चाहे कांग्रेस लड़े, चाहे टीएमसी लड़े, एक बात हम भारतवासियों को समझना पड़ेगा कि ये राष्ट्रगीत है, इनका सम्मान हमें करना चाहिए और इसे अपने दिल में बसाए रखिए, क्योंकि जनगण जब आप हर कार्यक्रम में आपके लिए बिल्कुल मान्य है, मान्य का मतलब पूजित है, उसी तरह से इसे भी पूजिए। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन नैरेटिव्स बनाने के लिए यहाँ से शुरुआत हुई है, अभी चुनाव है ही तो अमित भाई बहुत कुछ अभी होना है, बहुत सारी बातें, क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव आप बिहार का देख ही रहे हैं, तो यहाँ भी बहुत सारी बातें अभी यहाँ से शुरुआत हो चुकी है। इसे हम सिर्फ उसी तरीके से देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों को, चंद्रमोहन चौबे जी बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए, डॉक्टर राम पांडे थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग ऑन द शो, विश्वजीत घोष आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सुमन कुमार वरिष्ठ पत्रकार थे आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए वंदे मातरम हमारे डीएनए में चला गया है। जब वंदे मातरम बजता है, जब हम इसे गुनगुनाते हैं तो हमारे शरीर के रोए खड़े हो जाते हैं, गूब्स बम्स पड़ते हैं। इसका मतलब ये है कि ये कांग्रेस का या बीजेपी का दिया हुआ गीत नहीं है, ये राष्ट्र का दिया गीत है और ये राष्ट्रगीत तब तक अमर है जब तक कि हिंदुस्तान, भारत अमर है।